हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन वेरी फेवरेट चैनल ऑफ न्यू लाइट नीट। तो आज हम लोग लेकर के आए हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इसका मतलब मैम हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं? एनसीईआरटी 1 का यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड उसके साथ साथ यूनिट 4 एंड यूनिट 5 में भी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस हम लोग कवर कर चुके हैं। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी हम लोगों का चल रहा है और आज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन करने वाले हैं। तो सर टोटल पैराग्राफ्स जैसे कि हम लोग पहले ही बताते हैं, तो टोटल पैराग्राफ्स हैं हमारे पास 16 और उसके साथ साथ टोटल क्वेश्चंस हम लोग लेके आए हैं 22। तो वेटेज देख लेते हैं ईयर के अकॉर्डिंग कि वेटेज क्या है। तो अगर वेटेज की बात करें सर, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2020 में 2 पूछे गए थे, 21 में 2, 22 में 3 एंड 23 में भी 2 पूछे गए थे। तो इसका मतलब है कि इस साल भी 2 से 3 क्वेश्चन इसमें बनेंगे ही। नेक्स्ट है हमारे पास सर पिरामिड, जो कि हम लोग हर चैप्टर में बताते हैं, लेकिन बताने का ये मतलब नहीं होता है कि आप केवल जैसे एक पेज दिया गया तो मतलब एक ही पेज इंपॉर्टेंट नहीं, चैप्टर पूरा इंपॉर्टेंट है, बट आपको फोकस किस पे रखना है, ये 3-4 पेजों पे आपको ज़्यादा फोकस करके चलना है। तो सर स्टार्ट करते हैं फिर मेन हमारा जो है। तो सर जो पहला है वो है, तो यहाँ पे मैम प्रोटीन्स के बारे में दिया हो। फाइब्रिनोजेंस आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ग्लोबुलिन्स, फाइब्रिनोजेंस, ग्लोबुलिन्स किसके लिए? प्राइमरली इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी एंड द एल्बुमिन्स, ये हेल्प करते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है इनकी। तो ये 3 प्रोटीन्स हैं जो फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन्स जो प्लाज्मा में प्रेजेंट हैं। प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स, ये भी ध्यान रखना, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट एंड क्लोराइड। इसके अलावा ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड्स वगैरह प्रेजेंट हैं। इसके अलावा यहाँ पे फैक्टर्स फॉर कोआगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म। ये ध्यान रखना, कोआगुलेशन के लिए या क्लॉटिंग के लिए जो फैक्टर्स हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में। इनएक्टिव फॉर्म में इसलिए क्योंकि ब्लड को फ्लो करते रहना है। yes, अगर क्लॉटिंग शुरू हो गई तो फिर ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज हो सकता है। तो प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। तो ब्लड क्या है? ब्लड में फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आएंगे। डिफरेंट टाइप के डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट्स, ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स हो गए हमारे। और इसके अलावा यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? इसके अलावा यहाँ पर फ्लूइड पार्ट होगा जिसको हम लोग प्लाज्मा बोलेंगे। तो प्लाज्मा में प्रेजेंट है क्लॉटिंग फैक्टर्स। अगर प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स माइनस कर दिए जाएं तो दैट इज इक्वल टू सीरम। तो ये रिलेशन इन लोगों को याद रखना है। इस पे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं 2011-2018 में। तो सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं कि मैच द आइटम्स गिवन इन द कॉलम फर्स्ट विद दोज इन कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो फिब्रिनोजन सर क्लॉटिंग के लिए रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लड क्लॉटिंग। तो ए का क्या हो गया? सेकंड। आंसर तो हमें यहीं से पता चल गया, बट बाकी सबका भी देख लेते हैं। ग्लोबुलिन, जैसे कि आपने बताया था, इम्यूनोग्लोबुलिन, जैसे IgA, IgB, जितनी भी तरह की एंटीबॉडीज होती हैं वो सब क्या होती हैं? ग्लोबुलिन प्रोटीन होती हैं। तो सर इसका क्या हो जाएगा? डिफेंस मैकेनिज्म। तो इसका थर्ड। और एल्बुमिन जो होता है वो ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए यूज होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? फर्स्ट। तो आंसर इसका हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट है सर हमारे पास, यहाँ पे ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में दिखाया गया। तो हेल्दी, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है सर, बहुत ज्यादा। मतलब 2023, 20, 23 मतलब 23, वो देखिए उधर भी 23, 12, मतलब क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। हाँ, तो ये पूरा पैराग्राफ और ये जो डायग्राम नीचे दिया है ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पूरा याद होना चाहिए। हेल्दी इंडिविजुअल हैज 12 to 16 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। 100 ml ऑफ ब्लड में कितना? 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। दीज मॉलिक्यूल्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज। ऑक्सीजन के लिए, CO2 के लिए ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। आरबीसीज हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन, ये ध्यान रखना, लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज का। आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, और स्प्लीन को इसीलिए ग्रेवयार्ड बोलते हैं, कब्रगाह, जहाँ पर जो डैमेज्ड आरबीसी है वो दफना दिए जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स व्हाइल लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स आर द ए ग्रैनुलोसाइट्स। तो WBC में 2 तरीके के हैं, एक है ग्रैनुलोसाइट्स और एक है ए ग्रैनुलोसाइट्स, ग्रैनुलो एंड ए ग्रैनुलो।
तो ग्रैनुलोसाइट्स में साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं और ये 3 तरीके के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। और ए ग्रैनुलोसाइट्स में मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। तो ये क्लासिफिकेशन इस तरह से इन लोगों को याद रखना है। न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स, लेकिन किसका, WBC में ये सबसे ज़्यादा है 60 to 65%। अगर पूछा जाए ब्लड में कौन सी सबसे ज़्यादा अबंडेंट सेल है तो RBC, इनका नंबर है 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। तो ये 60 to 65% ऑफ द टोटल WBCs। एंड बेसोफिल्स आर द लीस्ट, सबसे कम कौन सी हैं, बेसोफिल्स। और मैम इनको यहाँ पे सिंह सर का निमोनिक भी बता दें। यस सर, जो काफी हेल्पफुल होगा। लॉन्गर मंकी ईटिंग बनाना जी। N फॉर न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम लिम्फोसाइट्स, फिर उससे कम मोनोसाइट्स, देन एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स सबसे कम। जो यहाँ पर एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है। और चूंकि सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जा रहे हैं तो ये सब सीक्वेंसेस इंपॉर्टेंट हैं, आपको पता होने चाहिए। और न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, ये कितना, मोनोसाइट्स 68%। और ये कैसे हैं, ये फैगोसिटिक सेल्स हैं। न्यूट्रोफिल्स भी फैगोसिटिक हैं, मोनोसाइट्स भी फैगोसिटिक हैं। विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म, फैगोसिटिक मतलब सेल ईटिंग, जो सेल ईट कर रही हैं फॉरेन ऑर्गेनिज्म को, उसके लिए फैगोसिटिक वर्ड यूज़ किया गया है। बेसोफिल्स केमिकल सिक्रीट करते हैं, और कौन कौन से, हेपेरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। हेपेरिन आपको बताना है ये बायोकेमिकली कैसा है। नेचुरली तो नेचुरल एंटीकोआगुलेंट है, ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है, बट बायोकेमिकल नेचर क्या है, प्रोटीन है, पॉलीसैकेराइड है या लिपिड है, ये भी पूछा गया है। सेरोटोनिन, ये यहाँ पर वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। और हिस्टामिन जो होता है ये इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इनके फंक्शन भी याद होने चाहिए। एंड आर इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। एसिनोफिल्स ये 2 से 3%, रेजिस्ट इन्फेक्शन, और ये एक्चुअली एलर्जिक कंडीशंस में बढ़ जाते हैं एसिनोफिल्स, या वर्म इन्फेस्टेशन में भी एसिनोफिल्स बढ़ जाते हैं। एलर्जी की बात करें तो ऐसे याद कर सकते हैं, एलर्जी वैसे ए से स्टार्ट होता है, लेकिन प्रोनाउंस हम लोग एलर्जी करते हैं, तो मतलब ई आ रहा है जी। तो ई से एलर्जी, ई से कौन सी एंटीबॉडी रिलीज होती है, IgE, और ई से ही हम लोग कौन सी इसमें WBC बता रहे हैं, तो कौन सी है, इओसिनोफिल। तो बस इतना याद रखना है कि एलर्जी तो मैम ने आपको एक अच्छा सा तरीका बता दिया है दोनों चीज़ें याद रखने का। इम्यूनोग्लोबुलिन ई एंड एसिनोफिल्स, ये दोनों किससे रिलेटेड हैं, एलर्जिक कंडीशन से। और परसेंटेज भी ध्यान रखना, 2 से 3%। और ये डायग्राम भी याद रखना। देखो बेसोफिल 2013 में पूछा गया है, और उसके साथ साथ मोनोसाइट की बात करें तो 2012 में डायग्राम पूछा गया है। तो ये डायग्राम भी ध्यान से देख के जाना। और न्यूट्रोफिल्स के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है मेनली फॉर न्यूट्रोफिल्स, PMNL, ये ध्यान रखना। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, मतलब कई सारे लोब्स में डिवाइडेड होता है। तो यहाँ पर देखोगे मोनोसाइट यहाँ पर सिंगल लोब का न्यूक्लियस है, लार्जेस्ट न्यूक्लियस होता है, लार्जेस्ट सेल भी है ये। और न्यूट्रोफिल्स ये ध्यान रखना है यहाँ पे कई लोब्स में डिवाइड है, इसलिए PMNL। बेसोफिल्स में एस शेप्ड। तो यहाँ पे जैसे कि बताया था कि आपका इओसिनोफिल किससे रिलेटेड है, एलर्जिक रिएक्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपका आता है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स कितने परसेंट बनाता है बच्चे, 20 to 25%। आर ऑफ 2 मेजर टाइप्स, कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप की, बी एंड टी फॉर्म, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी। अब आपको ये बताना है कि बी लिम्फोसाइट से कौन सा इम्यून सिस्टम, कौन सा रिस्पॉन्स आता है, और टी लिम्फोसाइट से कौन सा रिस्पॉन्स बॉडी जनरेट करती है, और ग्राफ्ट रिजेक्शन कौन सी एंटीबॉडी से रिलेटेड है। फिर उसके बाद है आपका अ रिडक्शन इन दियर नंबर कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर। यहां से बात कर रहा है वो किसकी, प्लेटलेट्स की। किसकी बात कर रहा है, प्लेटलेट्स की। सब्सटेंसेस मोस्ट ऑफ विच इन्वॉल्व्ड इन द कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। A reduction in their number can lead to clotting disorders which lead to excessive loss of blood from the body। तो ये याद रखना है, ये किसके लिए बोला गया है, प्लेटलेट्स के लिए बोला गया है। 2022 में, मतलब रिसेंट ईयर में क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, 21, 22 और 20 तीनों साल। तो यहाँ पे जितना भी सर जितनी भी कैटेगरी थी हम लोग ने यहाँ पे अच्छे से बता दी है, WBC, RBC और उसके साथ साथ प्लेटलेट्स भी हम लोग ने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दी है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? बेसोफिल्स आर मोस्ट अबंडेंट सेल्स ऑफ द टोटल WBC। तो अभी हम लोगों ने देखा था बेसोफिल्स आर नॉट, बेसोफिल्स की जगह कौन सी होनी चाहिए थी? न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स आर मोस्ट अबंडेंट सेल्स, तो ये हमारा गलत हो गया। बेसोफिल्स सिक्रीट हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन, ये सही स्टेटमेंट है। बेसोफिल्स आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, ये भी सही है क्योंकि ये सारे केमिकल्स इन्फ्लेमेशन के लिए NCERT ने लिखा हुआ है। बेसोफिल्स हैव किडनी शेप्ड न्यूक्लियस, तो ये गलत है यहाँ पर। कि बेसोफिल्स आर ए ग्रैनुलोसाइट्स, ये इनफैक्ट ये ए ग्रैनुलोसाइट्स नहीं ग्रैनुलोसाइट्स हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर B एंड C। मतलब फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो सर थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, मैच द कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो अभी आपने सारे अच्छे से बता दिए थे, सबका फंक्शंस भी बता दिया था। तो इओसिनोफिल का फंक्शन होता है किसमें? एलर्जिक रिएक्शंस में। बेसोफिल का फंक्शन होता है इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में। न्यूट्रोफिल्स होते हैं हमारे फैगोसाइटोटिक सेल्स, और लिम्फोसाइड आते हैं इम्यून रिस्पॉन्स में। तो डी का क्या हो जाएगा? इम्यून रिस्पॉन्स फर्स्ट। न्यूट्रोफिल का क्या हो जाएगा? फैगोसाइटोसिस सेकंड। बेसोफिल का क्या हो जाएगा हमारा सर? बेसोफिल रिलीज करता है हिस्टामिन, तो कंटेनिंग हिस्टामिन ग्रैनुअल्स। और ए का क्या हो जाएगा? थर्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा इससे रिलेटेड? फर्स्ट विल बी द आंसर। The figure shows a human blood cell, identify it and give its characteristic. तो बेसोफिल secretes serotonin, inflammatory response. B lymphocyte forms about 20% of blood cells involved in immune response. Neutrophil most abundant blood cells, phagocytic. Monocyte life span of 3 days produces antibodies. तो यहाँ पर मोनोसाइट के लिए गलत दिया हुआ है, एंटीबॉडीज ये प्रोड्यूस नहीं करेंगे, बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। न्यूट्रोफिल्स ये मोस्ट अबंडेंट किसकी सेल्स हैं? वाइट अमंग WBCs मोस्ट अबंडेंट है। मोस्ट अबंडेंट ब्लड सेल्स नहीं, ब्लड सेल्स कौन सी हैं? RBC। फैगोसिटिक है, ये सही है। बी लिम्फोसाइट फॉर्म्स अबाउट 20% ऑफ ब्लड सेल्स इन्वॉल्व इन इम्यून रिस्पॉन्स, तो ये बी लिम्फोसाइट ओवरऑल लिम्फोसाइट्स का जो परसेंट दिया हुआ है वो 20 से 25% दिया हुआ है, तो ये भी गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ सही है, बेसोफिल सिक्रीट सेरोटोनिन। वैसे भी सर ये डायग्राम की बात करी जाए तो ये डायग्राम भी आपका किसका गिवन है यहाँ पे? बेसोफिल का। तो नेक्स्ट सर हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास ब्लड ग्रुप्स एंड डोनर कैपेबिलिटी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2010, 2011, 12, 14 एंड 21। तो सिंपल है, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ को बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, ए बी को बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। रेसिपिएंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये किसी से भी ब्लड उधार ले लेता है और ये किसी को भी ब्लड उधार दे देता है। और अगर उसमें भी पूछा जाए तो अगर RH फैक्टर भी दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा? O निगेटिव। और AB में भी RH फैक्टर दे दिया जाए तो AB पॉजिटिव। तो ऐसा क्यों होता है कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट है और ये यूनिवर्सल डोनर है? क्योंकि O ब्लड ग्रुप के पास कोई भी एंटीजन उसके प्रेजेंट नहीं होता है, तो एंटीबॉडी क्रिएट नहीं करेगा। और अगर AB की बात करें तो उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती, वो एंटीबॉडी क्रिएट ही नहीं कर पाएगा, तो किसी का भी ब्लड ले लेगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि एंटीजन कौन सी प्रेजेंट होते हैं? तो एंटीजन तो वही प्रेजेंट होंगे जो ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो A के लिए A एंटीजन, B के लिए B एंटीजन। और अगर एंटीबॉडी की बात करें तो एंटीबॉडी अपोजिट क्रिएट होती हैं, तो एंटी B, एंटी A। किसको किसको दे सकता है? तो अगर A ब्लड ग्रुप की बात की जाए तो A वाला केवल A से ले सकता है और यूनिवर्सल डोनर से ले सकता है, जो कि क्या है आपका O ब्लड ग्रुप। B वाले की बात की जाए तो B वाला केवल B से ले सकता है और उसमें भी उसके साथ साथ आपका O से ले सकता है। AB की बात की जाए, रेसिपिएंट है, किसी से भी ले सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास A भी है, B भी है, तो जो A वाले हैं वो भी देंगे, AB भी देंगे और उसके साथ साथ आपका O ब्लड ग्रुप भी देगा। लेकिन अगर बात करी जाए O ब्लड ग्रुप की तो O वाला केवल O से ही ले सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास एंटीजन नहीं है लेकिन एंटीबॉडी तो है, और एंटीबॉडी कौन सी है? एंटी A एंड एंटी B। तो इसमें केवल सिंपल आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन होता है, यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, कौन सी एंटीजन होती है किस पे, कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। तो ये चार्ट कंपेटेबिलिटी के लिए ब्लड ग्रुप और उसके लिए कौन सा कंपेटेबल ब्लड ग्रुप होना चाहिए डोनर का, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैम ने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ वी सी इट्स क्वेश्चंस, रिलेटेड क्वेश्चंस। पर्सन्स विद AB ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। AB ब्लड ग्रुप से जो रिलेटेड पर्सन है उनको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रेसिपिएंट। और मैम ने बताया
यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर जो भी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस होती हैं वो रेसिपिएंट का प्लाज्मा, जो रेसिपिएंट का प्लाज्मा है, और रेसिपिएंट के प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होगा? एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगी। तो इसका प्लाज्मा या इसका एंटीबॉडीज़, और जो डोनर है, डोनर को क्या देगा? आरबीसीज। तो आरबीसी में क्या होंगे? एंटीजन। इसके और इसके बीच में रिएक्शन होनी है, एंटीजन और एंटीबॉडी। तो यहाँ पर कंपैटिबिलिटी चेक करनी है। तो ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट ए बी ब्लड ग्रुप वाला क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इसके पास क्या है? एंटीबॉडीज़ नहीं है, एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज़, एंटी ए एंड एंटी बी इन प्लाज्मा। क्योंकि इसके पास आरबीसी में क्या? दोनों ही एंटीजन्स प्रेजेंट होंगे, एंटीजन ए भी प्रेजेंट होगा, एंटीजन बी भी प्रेजेंट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए थर्ड। Next is sixth, a person with unknown blood group under ABO system has suffered much blood loss in an accident. ABO blood group जो blood group system है उसके according इसका his friend who was valid certificate of his own blood type offers for blood donation without delay. What would have been the type of blood group of the donor friend? तो donor friend अगर तुरंत के तुरंत दे रहा है और कुछ उसका पता नहीं है तो वो कौन सा होना चाहिए? टाइप ओ होना चाहिए, क्योंकि यही जो होगा वो यूनिवर्सल डोनर है, वो किसी को भी दे सकता है। नेक्स्ट है सर हमारे पास आरएच ग्रुपिंग। तो आरएच ग्रुपिंग जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप है ए और बी एंटीजेंस पे, उसी तरह से आरएच फैक्टर ये भी रिस्पॉन्सिबल है, एक तरह का ग्रुप डिसाइड, ब्लड ग्रुप डिसाइड करता है ये। आरएच अगर प्रेजेंट है तो उसे आरएच पॉजिटिव बोलते हैं, और अगर आरएच फैक्टर एब्सेंट है तो फिर वो आरएच निगेटिव, जैसे हम लोग बोलते हैं बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव। तो पॉजिटिव यहाँ पे किसके लिए? आरएच फैक्टर के लिए। और निगेटिव किसके लिए? आरएच फैक्टर जब एब्सेंट होगा तब उसको हम लोग निगेटिव लेवल करेंगे। तो ये सच इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड RH पॉजिटिव एंड दोज इन whom दिस एंटीजन इज एब्सेंट आर कॉल्ड RH नेगेटिव। एन RH नेगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज टू RH पॉजिटिव ब्लड, RH नेगेटिव है मतलब उसके पास वो एंटीजन है नहीं, और अगर ये एंटीजन वहाँ पर ब्लड में पहुँचा दिया गया तो वो क्या करेगा? वो एंटीबॉडीज़ बना देगा अगेंस्ट द RH एंटीजन, क्योंकि ये फॉरेन बॉडी की तरह काम करेगा। देयरफॉर RH ग्रुप शुड ऑल्सो बी मैच्ड। जिस तरह से एबीओ ग्रुपिंग की जाती है उसी तरह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले RH ग्रुपिंग भी इम्पॉर्टेंट है। और इससे रिलेटेड सर एक बीमारी भी है बहुत इम्पॉर्टेंट, इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, और बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। जी इस पे क्वेश्चंस भी कई बार आए हुए हैं, बहुत बार। तो बस इसमें ये याद रखना है कि मेल कैसा होता है और फीमेल कैसी होती है। तो अगर मेल की बात करें तो मेल कैसा होता है सर? RH पॉजिटिव, और फीमेल की बात करें तो फीमेल कैसी होती है? RH निगेटिव। तो इसमें क्या होता है कि अगर RH पॉजिटिव बच्चा है, वॉर्म में अगर RH पॉजिटिव बच्चा है तो पहला बच्चा तो कंसीव हो जाता है, बट दूसरा वाला जब वो कंसीव करने की कोशिश करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो एंटीबॉडी क्रिएट हो चुकी होती हैं, पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडी क्रिएट हो चुकी होती है। तो दूसरे बच्चे को क्या हो जाता है? अगर उसका जन्म भी हो गया तो उसको जॉन्डिस हो सकती है, अनेमिक हो सकता है, तो उससे उसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो सेकेंड बेबी इस केस में कंसीव करना पॉसिबल नहीं होता, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो RH ग्रुपिंग में मैम का कहना है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी जो होगी उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बट सेकंड प्रेगनेंसी जब होगी और इवन सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी जो भी होंगी, तो चूंकि उसमें RH एंटीबॉडीज बन चुकी है मदर के ब्लड में, तो वो फर्दर फीटस को फिर हार्म पहुंचा देती हैं। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस इज कॉज्ड व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस बिटवीन गैमीट्स ऑफ। तो मैम ने अभी अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया फीमेल कैसा होना चाहिए RH नेगेटिव, और मेल कैसा होना चाहिए? हस्बैंड RH पॉजिटिव। नेक्स्ट है सर हमारे पास क्लॉटिंग, मतलब ब्लड में क्लॉटिंग कैसे होती है। तो सबसे पहले हमें चाहिए होता है कोई ट्रॉमा मतलब इंजरी कहाँ जाएगी? ब्रेन के पास। ब्रेन फिर सिग्नलिंग करना स्टार्ट करता है कि हाँ ये प्रोसेस चलाओ, ये प्रोसेस चलाओ। तो जो पूरी प्रोसेस चलती है क्लॉटिंग में उसको बोलते हैं कैस्केड थ्योरी। कैस्केड थ्योरी बोलते हैं। इसमें मिनरल कौन सा इंपॉर्टेंट होता है? कैल्शियम 2+, जो यहाँ पे लिखा है कि कैल्शियम आयन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग। इट इज अ क्लॉट और कोगुलम फॉर्म मेनली ऑफ अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड फिब्रिन्स। किसके थ्रेड से बनता है? फिब्रिन। फिब्रिनोजन कौन से फॉर्म में होता है? इनएक्टिव फॉर्म में।
इनएक्टिव होता है। इसके ऊपर वर्क करता है कौन? थ्रोम्बिन जी। और थ्रोम्बिन इसके ऊपर वर्क करके क्या बना देता है? फाइब्रिन। और ये क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। और जैसे ही ये एक्टिव हुआ, इसने क्या कर लिया? उस जगह पे जालनुमा स्ट्रक्चर बना लिया। और जैसे ही जालनुमा स्ट्रक्चर बन जाता है, वैसे ही जितने भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं वहां जाके फंस जाते हैं। तो वहां पे क्या हो जाता है? छोटी छोटी सर उसको नहीं बोलते, घाव बन जाता है। तो उसमें फिर कोगुलम वहां पे क्लॉट इकट्ठा हो जाता है। तो इस तरह हमारे जो घाव होते हैं वो सूखने स्टार्ट करते हैं। तो अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा रोल जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है वो किसका होता है? फाइब्रिन का होता है, ना कि थ्रोम्बिन का। तो फाइब्रिन्स आर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन बाय द प्लाज्मा एंजाइम थ्रोम्बिन। फिब्रिन में चेंज किया जाता है कौन से एंजाइम की हेल्प से? थ्रोम्बिन एंजाइम की। थ्रोम्बिन्स इन टर्म आर फॉर्म्ड फ्रॉम द, अब देखो थ्रोम्बिन भी कहीं से बना होगा, तो थ्रोम्बिन किससे बनता है? जब थ्रोम्बोकाइनेस कौन सा है? इनएक्टिव फॉर्म में। इसको चेंज किया जाता है किसमें? थ्रोम्बिन प्रोटीन में। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम। तो ये क्रिएट हो गया। फिर उसके बाद कैल्शियम आयन। अगर कैल्शियम आयन नहीं हुआ तो उसके क्लॉटिंग नहीं होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैस्केड थ्योरी होती है। फाइब्रिन याद रखना है, थ्रोम्बिन याद रखना है, और कौन सा एलिमेंट हुई आयन यूज होता है। तो कौन सा आयन यूज होता है? कैल्शियम 2+। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंट ईयर में पूछा गया है। Given below are two statements, statement 1 and statement 2. Coagulum is formed of network of thread called thrombins. तो मैम ने भी आपको बताया कि नेटवर्क ऑफ थ्रेड, ये थ्रोम्बिन्स नहीं, थ्रोम्बिन तो इटसेल्फ कैटलिस्ट की एंजाइम की तरह काम कर रहा है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पर थ्रेड, नेटवर्क थ्रेड किसका होना चाहिए था? फाइब्रिन का। स्प्लीन इज ग्रेवयार्ड ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, ये अभी हम लोगों ने देखा था। एरिथ्रोसाइट्स का लाइफ स्पैन कितना है? 120 डेज है। उसके बाद जो भी डैमेज्ड होंगी वो सब यहाँ पर डिस्ट्रॉय की जाती हैं, इसीलिए से ग्रेवयार्ड बोलते हैं। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजेंस टू फाइब्रिन। अब इनएक्टिव फाइब्रिनोजन को किस में कन्वर्ट करना है? फाइब्रिन में। तो अभी डिस्कस हुआ ये, तो यहाँ पर थ्रोम्बिन। नेक्स्ट लिम्फ क्या है? ये टिश्यू फ्लूइड है। और ये कहाँ पर बनता है? ये इसका फॉर्मेशन जो आर्टीरियल एंड कैपिलरी का, और ये वेनस एंड। ये आर्टीरियल एंड हो गया, ये वेनस एंड। यहाँ पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वगैरह ज़्यादा होगा, ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के पास में है, तो यहाँ से फिल्टर होता है। और ये हमारा टिश्यूज़ हो गए। ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यहाँ पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये जो एक्सेस फ्लूइड जो जितना भी रिक्वायर्ड होगा, ये अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इसमें से न्यूट्रिएंट्स वगैरह, गैसेस जो इंपॉर्टेंट है वो सब ले लेंगी, वेस्ट मटेरियल यहाँ पे रिलीज़ करेंगी। और ये जितना फ्लूइड जो एक्सेस फ्लूइड है वो वेनस एंड में एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में आगे जा करके फिर मेजर वेन्स में खुल जाता है। लिम्फ का यहाँ पर काम क्या है? यहाँ पर लिम्फेटिक कैपिलरीज भी होंगी जो एंड कैपिलरीज होती हैं। और ये क्या करती हैं? ये जो एक्सेस ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो यहाँ पर बचा रह गया, इसको ये लेंगी और ये भी जा कर के आगे फिर मेजर वेन्स में ही इसको रिलीज़ कर देती हैं। तो लिम्फ जो है एक्चुअली मिडिल मैन का काम कर रहा है। जो भी कुछ एक्सेस यहाँ पे बचा रह गया उसको भी ब्लड में पहुँचाने का काम कर रहा है। और लिम्फ में क्या एब्सेंट होता है अगर पूछा जाए तो लिम्फ भी, चूँकि ब्लड से ही फिल्टर्स हो गए, टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड बनाए और इसके बाद फिर यहाँ पे लिम्फ का फॉर्मेशन होना है। तो लिम्फ में प्रेजेंट क्या क्या होगा? लिम्फ में WBCs में लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन RBC एब्सेंट होगा। RBCs यहाँ पर एब्सेंट हैं, प्लेटलेट्स यहाँ पर एब्सेंट हैं, और जो प्रोटीन्स हैं, लार्ज साइज प्रोटीन्स, वो भी यहाँ पर एब्सेंट होंगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर एब्सेंट हैं ब्लड के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे लिम्फ की बात कर ली। और अगर बात करें सर्कुलेशन की, सर यहाँ से स्टार्ट हो गया है हमारा हार्ट। जी। सर्कुलेशन कई टाइप के होते हैं, सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन। तो अगर फिशेस की बात करें, पाइसेस की बात करें, तो पाइसेस में बच्चा कैसे होता है? सिंगल सर्कुलेशन।
सिंगल सर्कुलेशन क्यों होता है? क्योंकि इसके पास एक ऑरिकल होता है और एक ही वेंट्रिकल होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन की, तो किसमें होता है? एम्फीबिया एंड रेप्टाइल में आपका क्या होता है? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। क्यों? क्योंकि इसके पास दो ऑरिकल तो आ जाते हैं, लेकिन वेंट्रिकल कितना है? अभी भी एक। और उसके बाद कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, अगर कंप्लीट डबल सर्कुलेशन की बात करें हम लोग, तो वो किसमें होता है? बर्ड्स, मैमल्स, और उसके साथ साथ एक आपका रेप्टाइल का भी मेंबर है। कौन सा? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में भी क्या होता है? डबल सर्कुलेशन होता है। तो इसमें क्या होता है? डबल सर्कुलेशन, मतलब दो ऑरिकल, दो वेंट्रिकल, आधा पार्ट गंदा खून, आधा पार्ट प्योर ब्लड। इम्प्योर, प्योर, दोनों के लिए कंपार्टमेंट्स अलग अलग कर दिए जाते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? लिम्फ इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी, ब्लड इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट्स, प्लाज्मा इज इक्वल टू ब्लड माइनस लिम्फोसाइट्स, सीरम इज इक्वल टू ब्लड प्लस फाइब्रिनोजन। तो सीरम में क्या होता है? प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, तो ये गलत हो गया। प्लाज्मा इज इक्वल टू ब्लड माइनस लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा में एक ब्लड के साथ साथ बाकी भी जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं वो भी एब्सेंट है। प्लाज्मा उसका फ्लूइड पार्ट है। ब्लड इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट्स, ये यहाँ पर सही दिया हुआ है। और लिम्फ दिया हुआ प्लाज्मा प्लस आरबीसी, तो यहाँ पर आरबीसी एब्सेंट होगा, रेड ब्लड सेल्स एब्सेंट है। यस सर, केवल प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी, इसीलिए लिम्फ कैसा होता है? कलरलेस। यहाँ पर हार्ट का स्ट्रक्चर समझाया हुआ है। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की बात की गई है, इंटरएट्रियल सेप्टम। तो ये अगर देखा जाए हार्ट, ये यहाँ पर इस तरह से, ये वाला जो सेप्टम है ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, दो वेंट्रिकल्स के बीच में, ये वाला हो गया इंटरएट्रियल सेप्टम, दो एट्रिया के बीच में, राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया। और ये क्या है? ये एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। यहाँ पर बॉल प्रेजेंट है, इस बॉल को बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? यहाँ पर बाइकस्पिड वॉल्व, इसी को बोलते हैं मिट्रल वॉल्व। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? यहाँ पर आयोटा होगा जो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगा, और यहीं पर इसकी ओपनिंग पर होंगे सेमिलूनर वॉल्व्स। और यहाँ पर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्च, और यहाँ पर भी प्रेजेंट होंगे सेमिलूनर वॉल्व्स। तो सिंपल है, अगर याद करना है तो एक फॉर्मूले से याद कर लेते हैं, L स्क्वायर BPN, लेफ्ट साइड, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, बाइकस्पिड वॉल, पल्मोनरी, मिट्रल वॉल। बाइकस्पिड वॉल को और क्या बोलते हैं सर? मिट्रल वॉल। तो ये याद हो गया कि लेफ्ट साइड पे क्या है, तो राइट साइड का अपने आप पता चल जाएगा क्या होता है? ट्राइकस्पिड वॉल। Pulmonary artery and the aorta respectively are provided with the semilunar valve। अभी सर ने बताया कि pulmonary artery और aorta में आपके कौन से valves प्रेजेंट होते हैं? semilunar valves प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है 2013, 18, 15, 18। ठीक है, तो क्वेश्चन the items given in column 1 with those in column 2। तो ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड और सेमिलूनर वॉल्व। ट्राइकस्पिड अभी हम लोगों ने देखा कि इसके बीच में राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, तो यहाँ पर ये थर्ड हो गया। बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, तो ये फर्स्ट हो गया। और सेमिलूनर वॉल्व, सेमिलूनर वॉल्व्स कहाँ पर? पल्मोनरी आर्टरी में होंगे या आयोर्टा की ओपनिंग पर, तो बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। तो ए इज थर्ड, बी इज फर्स्ट एंड सी इज सेकेंड। नेक्स्ट फिर दिया हुआ पैच ऑफ दिस टिश्यू, तो यहाँ पर नोडल टिश्यूज के बारे में दिया हुआ है। तो ऐसे नोड, सबसे पहले ऐसे नोड यहाँ पर राइट एट्रियम में, ये यहाँ पर ऐसे नोड होगा जहाँ पर सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग होगी, ऐसे नोड, यहाँ पर एवी नोड, और यहाँ पर ये इंटरनोडल पाथवेज जो ऐसे नोड और एवी नोड को कनेक्ट कर रहे होंगे। एवी नोड से फिर निकलेगा एवी बंडल, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, और फिर ये आगे चल करके डिवाइड हो जाएगा राइट बंडल और लेफ्ट बंडल ब्रांच में। और इसके बाद फिर ये फाइन ब्रांचेस होंगे जिनको हम लोग पर्किंजे फाइबर्स बोलते हैं। तो वही यहाँ पर सीक्वेंस दिया हुआ है। पैच ऑफ दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, ये राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम सही है। यहाँ पर ऐसे नोड बोला जाएगा इसको। अनदर मास ऑफ दिस टिश्यू इज सीन इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर, ये एवी नोड कहाँ पर है? लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर, किसके? राइट एट्रियम के।
और एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के समीप है, इसीलिए नाम दिया गया एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, ये कंटिन्यू होते हैं फ्रॉम द एवी नोड विच पासेस द नोडल सिस्टम। फिर इसके बाद ऐसे नोड कैन जनरेट, अब इसका एक्शन पोटेंशियल किस रेट पे जनरेट हो रहा है, ये 70 to 75 बीट्स पर मिनट, और यही हार्ट रेट डिसाइड करेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पल्स जनरेशन की स्पीड किसकी है, ऐसे नोड की, इसीलिए इसको बोला जाता है पेस मेकर ऑफ द हार्ट। और ये कैसा हार्ट है, ये मायोजेनिक हार्ट है, क्योंकि यहाँ पर इम्पल्स जनरेशन जो हो रहा है वो इसकी खुद की एक्टिविटी से जनरेट हो रहा है, इसमें एक्सटर्नल नर्व स्टिमुलस नहीं चाहिए, मॉडरेशन के लिए चाहिए होगा बट इसको इनिशिएट करने के लिए नहीं या मेंटेन करने के लिए नहीं। तो ऑटोरिदमिक है ये, इसीलिए ये कैसा हो गया, मायोजेनिक हार्ट हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 2022, 2015 एंड 2017 में, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। Which one of the following statements is correct? The tricuspid and bicuspid walls opens due to the pressure exerted by the simultaneous contraction of the atria. Blood moves freely from atrium to the ventricle during joint diastole. Increased ventricular pressure causes closing of the semilunar valve. The atrioventricular node, AV nodes generate an action potential and stimulates. अभी सर ने बताया जनरेट स्टार्ट कौन करता है, SA नोड, तो ये तो गलत हो गया। Increased ventricular pressure causes closing of the सेमीलूनर वॉल्स, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सेमीलूनर वॉल्स की क्लोजिंग क्यों करेगा वो, अगर वेंट्रिकुलर प्रेशर हाई हो रहा है, तो वो अपने साइड के जो वॉल्स है जो एट्रिया की तरफ जा रहे हैं उनको बंद करेगा, ताकि बैक फ्लो किसका ना हो। वॉल्व का फंक्शन क्या है, ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, फॉरवर्ड फ्लो को तो परमिट करेगा, लेकिन तो बैक फ्लो अगर वेंट्रिकल्स ये हैं और वेंट्रिकल्स से सपोज यहाँ पर ये लगा हुआ है पल्मोनरी आर्टरी, ये सेमीलूनर वॉल्व्स हैं, तो यहाँ पर अगर प्रेशर बढ़ेगा तो ये फॉरवर्ड फ्लो परमिट करेगा, तो इस वजह से ये गलत है। नेक्स्ट है ब्लड मूव्स फ्रीली फ्रॉम एट्रियम टू द वेंट्रिकल ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल, तो ये बिल्कुल सही है जी। जॉइंट डायस्टोल के टाइम पे क्या होता है, पहले एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल सब अपना रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा होता है कि जब दोनों एक साथ कंडीशन में, रिलैक्स कंडीशन में आते हैं, और वो जो रिलैक्स कंडीशन होती है दोनों की, एट्रिया की और वेंट्रिकल की भी, उसको बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल, तो ये एकदम सही है। नेक्स्ट है हमारे पास, Doctors use stethoscope to hear the sounds produced during each cardiac cycle. The second sound is heard when. तो सेकेंड फर्स्ट हार्ट साउंड जो होती है ये लार्ज वॉल्व्स जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व्स हैं उनकी वजह से, और सेकेंड हार्ट साउंड जो होगी वो जो सेमीलूनर वॉल्व्स है हमारे, तो एवी नोड रिसीव सिग्नल फ्रॉम एसए नोड, एवी वॉल्व्स ओपन अप, वेंट्रिकुलर वॉल्व्स वाइब्रेट, सेमीलूनर वॉल्व्स क्लोज डाउन आफ्टर द ब्लड फ्लोज इनटू वेसल्स फ्रॉम वेंट्रिकल्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी। कार्डियक साइकिल, तो कार्डियक साइकिल के लिए हम लोगों को एक सिंपल सा ये चार्ट ध्यान में रखना है, इसको 8 पार्ट में डिवाइड कर देना है। 0.1 सेकेंड हो गया एक का। अब यहाँ पर शुरुआत किससे करते हैं, एट्रियल सिस्टोल से। एट्रियल सिस्टोल का ड्यूरेशन हो गया 0.1 सेकेंड का। इसके बाद क्या शुरू हो जाएगा, एट्रियल डायस्टोल शुरू हो जाएगा। एट्रियल डायस्टोल का ड्यूरेशन कितना हो गया, 0.7 सेकेंड। इसके बाद क्या शुरू होगा, एट्रिया का जब सिस्टोल हो रहा है उसके तुरंत बाद फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू होता है, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितना होगा, ये 0.3 सेकेंड का। यहाँ तक कितने 1 2 3 आए ना ये, तो ये कितना हो गया 0.3 सेकेंड। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल के बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये कितना है 0.3 सेकेंड। और इसके बाद ये क्या है, ये यहाँ पर वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल का ड्यूरेशन हो गया 0.5 सेकेंड। और वेंट्रिकुलर जब डायस्टोल में, तभी एट्रिया का भी देखें तो हम लोग क्या चल रहा है, इसका भी डायस्टोल चल रहा है, इसका भी डायस्टोल, इसका भी डायस्टोल, इसका भी डायस्टोल। तो इसी पीरियड को बोला जाएगा जॉइंट डायस्टोल। और जॉइंट डायस्टोल कितना हुआ, 1 2 3 4, मतलब 0.4 सेकेंड। तो जॉइंट डायस्टोल का ड्यूरेशन कितना हो गया, 0.4 सेकेंड्स। तो ये हमें वैल्यूज़ ध्यान रखनी है। और ये सीक्वेंस अगर ये आपको ध्यान है तो बाहर वाला जो सर्किल है वो एट्रियल सिस्टोल का हो गया, अंदर वाले का जो पार्टीशन किया उसको वेंट्रिकुलर के लिए हो गया। तो एट्रियल सिस्टोल के जस्ट बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल, उसके बाद जॉइंट डायस्टोल, और ये मैकेनिज्म यहाँ पर दी हुई है वही।
देन यहाँ पर फिर कार्डियक आउटपुट के बारे में समझाया हुआ है। तो कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम, इनकी डेफिनेशन ठीक से पता होनी चाहिए। कार्डियक आउटपुट क्या है? कार्डियक आउटपुट इज द ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट, और स्ट्रोक वॉल्यूम पर बीट। एक बार जब हार्ट में जब सिस्टोल हुआ तो कितना ब्लड पंप हुआ ईच वेंट्रिकल से, वो हो गया हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर बीट है, पर कॉन्ट्रैक्शन। और कार्डियक आउटपुट ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट है ये। और 1 मिनट में कितनी बार? 70 से 75 बार तक हार्ट रेट है। तो उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कार्डियक आउटपुट अगर देखा जाए तो कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ये फार्मूला इनको ध्यान में रखना है। और स्ट्रोक वॉल्यूम अगर देखा जाए तो एंड डायस्टोलिक और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम के टर्म्स में भी हम लोग समझ लें, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या हुआ? जब डायस्टोल खत्म हो रहा है उस समय ब्लड कितना है, तो उसको बोला जाएगा एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, जब सिस्टोल, जब कॉन्ट्रैक्शन हो गया, वेंट्रिकल्स ने ब्लड जब पंप कर दिया, तब वेंट्रिकल्स पूरी तरह से खाली तो हो नहीं जाएंगी, उसमें कुछ ब्लड बचा रहेगा। तो सिस्टोल के बाद उसमें कितना ब्लड जो बचा हुआ है वो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम हो गया। और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना था हमारे पास और कितना हमने पंप कर दिया, जितना बचा रह गया। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम में से एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम आ जाएगा। तो इनको बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम। तो ये 2 फार्मूले बस इनको ध्यान रखने। एक ये कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, और स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। और तो बच्चा यहाँ पे ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि द बॉडी हैज द एबिलिटी टू ऑल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम। हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम को ऑल्टर भी कर सकते हैं एज वेल एज द हार्ट रेट। जब आराम से नॉर्मल कंडीशन में तो हार्ट बीट एकदम नॉर्मल रहती है, जैसे ही एकदम कोई डर लगा, फियर की कंडीशन आई या फ्लाइट की कंडीशन आई, F3 जिसको बोलते हैं, तो ऐसी कोई भी कंडीशन क्रिएट हुई तो हार्ट रेट क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है। तो हार्ट रेट इंक्रीज किया, अब उसको स्ट्रोक वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो कार्डियक आउटपुट भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट, जो भाग दौड़ कर रहा है उसका कार्डियक आउटपुट ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू अ ऑर्डिनरी मैन। ये सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ ए पर्सन इफ कार्डियक आउटपुट दिया हुआ है इन्होंने 5 लीटर, कार्डियक आउटपुट इज गिवन 5 लीटर, ब्लड वॉल्यूम इन द वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ डायस्टोल दिया हुआ है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम मतलब कितना ब्लड उसमें भरा हुआ था डायस्टोल के वक्त, एंड द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज 50 ml। तो ये इसमें से अगर ये एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम में से एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो ये स्ट्रोक वॉल्यूम आ जाएगा, और इसमें हार्ट रेट का मल्टीप्लाई होगा। तो कार्डियक आउटपुट गिवन है 5 लीटर, तो ये हो गया 5000 ml, 1 लीटर में 1000 ml, तो 5000 ml। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना आया हमारा? 100 माइनस 50 ml आ गया। तो हार्ट रेट अब यहाँ से यहाँ नीचे जाएगा, डिवाइड होगा 100, तो 100 बीट्स पर मिनट विल बी द आंसर। तो सर बस 2 फॉर्मूले याद रखने, एक तो स्ट्रोक वॉल्यूम निकालने का और एक कार्डियक आउटपुट निकालने का फॉर्मूला। ब्लड प्रेशर इन द मैमेलियन एओर्टा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, ब्लड प्रेशर मैमेलियन एओर्टा में मैक्सिमम कब होगा? तो एओर्टा में मैक्सिमम कब होगा? जब ये एट्रिया हो गए, ये यहाँ पर वेंट्रिकल्स हो गए, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकलेगा, और यहाँ पर सेमिलूनर वॉल्स। तो लेफ्ट, इसमें प्रेशर कब ज़्यादा होगा एओर्टा में? जब लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, सिस्टोल हो रहा होगा। तो सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल ये सही है। डायस्टोल ऑफ द राइट एट्रियम, इससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट एट्रियम, अगर लेफ्ट एट्रियम में सिस्टोल हो भी रहा हो तो यहाँ पे प्रेशर से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि ये समय क्लोज होगा। डायस्टोल ऑफ द राइट वेंट्रिकल, तो इससे भी कुछ लेना देना नहीं, तो करेक्ट आंसर सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये ईसीजी के बारे में दिया हुआ है। तो सर ईसीजी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल क्वेश्चन बनता है। ऐसा कोई साल नहीं जब ईसीजी पूछा ना गया हो। 2019, 20 रीनीट में भी पूछा गया 2023 में, और 23 में पूछा ही गया था, और 2023 में जब रीनीट कराया गया था तो दोबारा से इसको पूछा गया। अ पेशेंट इज कनेक्टेड टू द मशीन विथ 3 इलेक्ट्रिकल लीड, 1 to each wrist
and left ankle that continuously monitor the heart activity. वो मूवीज वगैरह में दिखाया जाता है, एक चिप यहाँ लगी है, एक चिप यहाँ लगी है, एक रिस्ट पे लगी है, तो वो क्या मॉनिटर करता है? हार्ट रेट को मॉनिटर करता है. फॉर अ डिटेल्ड evolution of the heart is function, multiple leads are attached to the chest region. और multiple leads कहाँ attached होती है? chest region पे. Here we will talk about a standard ECG. ECG मतलब electrocardiograph. Each peak in the ECG is identified with a letter P to T. कहाँ से लेके जाते हैं? P, Q, R, S, T. कॉरस्पॉन्ड टू अ स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट. हर एक पॉइंट जो होता है वो उसकी खुद की एक रेफरेंस होती है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बताता है किसकी? हार्ट की. पी वेव किसको रिप्रेजेंट करता है? ये देखो छोटी सी पी वेव, हल्की सी. तो पी वेव किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया. एट्रिया का एक्साइटेशन या उसका डीपोलराइजेशन कौन रिप्रेजेंट करता है? पी पॉइंट. उसके बाद अगर बात करें क्यू आर एस कॉम्प्लेक्साइजेशन ऑफ एट्रिया, तो ये पॉइंट्स थे पी, क्यू आर एस, टी. और यहाँ पे एक बहुत छोटा सा पॉइंट सर लिखा है, द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल. तो सर क्वेश्चन है हमारे पास, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड. जी, तो पी वेव किसके लिए? एट्रियल डिपोलराइजेशन के लिए या एट्रियल सिस्टोल के लिए. तो पी वेव ए का क्या हो जाएगा? डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया थर्ड. और सिर्फ ये शायद एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बाकी देख लेते हैं. बी इज़ फर्स्ट. क्यू वेव क्या है? बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल, सही है. क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या है? ये वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन के लिए. सी इज़ फोर्थ. टी वेव रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स. तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो गया थर्ड. The diagram given here is the standard ECG of a normal person. The P wave represents, तो P wave क्या है? ये beginning of systole, end of systole, contraction of both the atria, initiation of the ventricular contraction. तो ये atrial activity को, cardiac activity को record करती है. तो यहाँ पे contraction of both the atria. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लिवर के बीच में जो यूनिक कनेक्शन है इसके बारे में पूछा गया है 2017 और 2022 में. तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम. और इसके अलावा एक और पोर्टल सिस्टम ह्यूमंस में प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम. तो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम किसके बीच में है? ये हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच में. ये किसके बीच में? ये लिवर इंटेस्टाइन वगैरह से ब्लड कलेक्ट करके पहुँचाएगा लिवर में, और लिवर से फिर ले जाता है मेजर वेन्स में. तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के बारे में दिया. हेपेटिक पोर्टल वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन से किस में पहुंचाती है? लिवर में. और फिर हेपेटिक वेन जो यहाँ लिवर से निकलेगी वो फिर ले जाएगी मेजर वेन्स में. स्पेशल करोनरी सिस्टम, ये भी ध्यान रखना. करोनरी सर्कुलेशन ये हार्ट के लिए, जो हार्ट भी इटसेल्फ अपना लिविंग ऑर्गन है, तो उसको भी ब्लड सप्लाई चाहिए. तो ब्लड सप्लाई वहाँ कौन प्रोवाइड करता है? करोनरी आर्टरीज एंड करोनरी वेन्स. इसके बाद यहाँ पर ये आर्टरी, कैपिलरी और वेन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये भी इम्पॉर्टेंट है. आर्टरी में वॉल देखो थिक दिखाई गई है, ल्यूमिन कैसा दिखाया गया है? नैरो दिखाया गया है. और इसके अलावा वेन्स में कैसा है? ल्यूमिन ब्रॉड है, वॉल थिक है, थिन है, और कंपैरिजन टू आर्टरी. और कैपिलरी में सिंगल वॉल. बस इतना याद रखना है कि इसका ल्यूमेन कैसा होता है? ब्रॉड होता है. क्यों होता है? क्योंकि इसके तो ब्रॉड ल्यूमेन होता है. तो उसके बाद क्यों ब्रॉड ल्यूमेन होता है? क्योंकि इसकी जो ट्यूनिका मीडिया होती है, 2-3 लेयर होती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना. तो ट्यूनिका मीडिया जो होती है वो कैसी होती है? थिन. और अगर आर्टरी की बात करी जाए तो आर्टरी में वही ट्यूनिका मीडिया क्या हो जाती है? थिक. इस वजह से आर्टरी को हम लोग कभी कभार बोल देते हैं थिक वॉल्ड और वीन को बोल देते हैं थिन वॉल्ड. द हेपेटिक पोर्टल वेन ड्रेन्स ब्लड टू लिवर फ्रॉम. तो अभी हम लोगों ने देखा था इंटेस्टाइन से जो ब्लड कलेक्ट होता है वो वैसे तो किसी ऑर्गन से जब ब्लड कलेक्ट हो रहा है तो किसी मेजर वेन में जाकर के खुल जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये किस में जा रहा है? किसी ऑर्गन में जा रहा है. और जिस ऑर्गन को जाता है उसी के नाम पर इस पोर्टल सिस्टम को नाम दिया जाता है. तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इंटेस्टाइन से किस में गया? लिवर में. लिवर से फिर जो हेपेटिक वेन्स निकलेंगी यहाँ से, ये ले जाएंगी फिर इसको मेजर वेन्स में. तो ये जो कनेक्शन है ऑर्गन से ऑर्गन के बीच में ब्लड सप्लाई का, इसी को हम लोग बोलते हैं पोर्टल सिस्टम. और यहाँ पर हेपेटिक पोर्टल सिस्टम की बात हो रही है, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंटेस्टाइन. नेक्स्ट यहाँ पर द फिगर शोज
एग्जैक्टली वही फिगर दिया हुआ है, शोज ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमंस विद लेवल्स A to D। तो ए यहाँ पर क्या है, आर्टरी है, बी कैपिलरी, सी यहाँ पर वेन दिया हुआ है और डी जो है पल्मोनरी वेन। तो बी कैपिलरी विथ थिन विदाउट मसल लेयर एंड वॉल 2 सेल लेयर्स थिक। तो यहाँ पर सिंगल लेयर की थिकनेस वाली वॉल होती है, एंडोथीलियम बोलते हैं, गलत हो गया। सी वेन थिन वॉल्ड एंड ब्लड फ्लोज विद जर्क्स एंड स्पर्ट्स। तो यहाँ पे जर्क्स नहीं, क्योंकि ये लेफ्ट वेंट्रिकल से दूर है, तो यहाँ पर तो प्रेशर ऑलरेडी कम हो जाएगा, तो जर्क्स में नहीं फ्लो करेगा। पल्मोनरी वेन टेक्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 95 mm ऑफ Hg। तो ये सही है। आर्टरी थिक वॉल्ड एंड ब्लड फ्लोज इवनली। तो यहाँ पर इवनली नहीं, यहाँ पे जर्क्स में, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल में जब सिस्टोल होगा तब जर्क के साथ फ्लो करेगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा। नेक्स्ट फिर रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ द हार्ट रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, मतलब ये खुद की एक्टिविटी से रेगुलेट हो रहे हैं। स्पेशलाइज्ड मसल नोडल टिश्यू, हैंस द हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक। हार्ट को मायोजेनिक बोला गया। जेनिक मीन्स जनरेट, मायो मीन्स मसल, तो मसल की एक्टिविटी से जनरेट हो रहा है। स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स हैं जो नोडल मस्कुलेचर बनाते जी। ए स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा कैन मॉडरेट। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा में जो न्यूरल सेंटर है वो इसको मॉडरेट कर सकता है, बट इनिशिएट नहीं। थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, न्यूरल सिग्नल्स थ्रू द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कैन इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट स्ट्रेंथ। हार्ट बीट को ये इंक्रीज करेंगे, मतलब हार्ट रेट को बढ़ाएगा, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट। तो ये तीन चीज़ें, हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट और स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, किसकी वजह से, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से बढ़ेगा। और पैरासिम्पैथेटिक सबको पता ही है, ये रेस्टिंग कंडीशन में काम करता है। जब रिलैक्स कंडीशन हो तो अनदर कंपोनेंट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डिक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट, स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट। तो ये तीन चीज़ें पैरासिम्पैथेटिक के लिए। और एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन्स, ये सबको पता है, एड्रीनल मेडुला जो होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करता है। तो एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन्स कैन आल्सो इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। और ये 2014 और 2016 में पूछा गया है। हाउ डू पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द हार्ट। तो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स रिड्यूस बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट। सही है, हार्ट रेट इज इंक्रीज्ड, गलत है। बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेज, गलत। हार्ट रेट डिक्रीजेज बट कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेज, ये भी गलत। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हुआ, फर्स्ट। If repeated checks of blood pressure is more than 140/90 over 140, तो 140 क्या है यहाँ पे, सिस्टोलिक है, 90 क्या है, डायस्टोलिक है। मतलब जब डायस्टोल, जब ब्लड वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रही हैं उस समय ब्लड प्रेशर कितना है, तो 90। सिस्टोल जब कॉन्ट्रैक्शन में तब कितना होगा, तो 140। और इतना ही अगर है और ये इससे ज़्यादा है तो इसको हम लोग हाइपरटेंशन लेवल करते हैं। High blood pressure leads to heart disease and also affects vital organs like brain and kidney. फिर इसके बाद आती है कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस। कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस ऑफन रेफर टू एरिथ्रोस्क्लेरोसिस affects the vessels that supply blood to the heart muscles. It is caused by deposition. क्या हो जाएगी, कोई किसी भी पाइप में अगर गंदगी भर जाएगी तो उससे फ्लो क्या हो जाएगा, हिंड्रेंस क्रिएट होने लगेगी, फ्लो पूरी तरीके से अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। तो इसमें डिपोजिशन हो जाता है किसका, वेसल्स की बात करें तो वेसल्स में डिपोजिशन हो जाता है कैल्शियम का, फैट्स का, कोलेस्ट्रॉल का, फाइब्रस टिश्यूज का, जिससे वो क्या कर देता है, आर्टरीज का ल्यूमेन नैरो कर देता है। वैसे भी नैरो है आर्टरी का, और अगर कोई चीज का डिपोजिशन हो जाएगा तो वो और ज्यादा नैरो हो जाएगी, तो ब्लड फ्लो में दिक्कत होने लगती है। उसके बाद है आपका एंजाइना। एंजाइना इज ऑल्सो नोन एज एंजाइना पेक्टोरिस, अ सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन। क्या होता है, एक्यूट चेस्ट पेन होता है। और ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा गया है, क्यों, क्योंकि इनफ ऑक्सीजन हमें, हमारे हार्ट मसल्स को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलती है। जब किसी भी मसल को वर्क करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, एरोबिक कंडीशन में वर्क कर रही है, तो अगर उसको इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो पंपिंग नहीं कर पाती है सही से, तो उसको बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। Which one of the following statement is correct regarding blood pressure? तो ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है। 130/90 mm of Hg is considered high and requires treatment. 100/55 mm considered as ideal blood pressure.
105 by 50 mmHg makes one very active and 190 by 110 mmHg may harm vital organs like। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। वाइटल ऑर्गन्स क्या बचेगा ही नहीं सर। यहाँ 190 पहुंच गया तो इसका मतलब किसी ना किसी कंडीशन में कोई ना कोई चीज, या फिर तो उसका हार्ट फेल हो सकता है, या फिर उसको हार्ट अटैक आ सकता है। तो हाई ब्लड प्रेशर मतलब, या फिर तो ब्रेन स्ट्रोक जो आजकल बहुत चल रहा है। ब्रेन स्ट्रोक मतलब ब्रेन की मसल्स को, ब्रेन में जो सेल्स हैं उनको जब ब्लड पहुंचेगा ही नहीं तो वो वर्क कैसे करेंगी, तो स्ट्रोक की कंडीशन आ जाती है। जैसे कि उसने बोला भी है, किडनी और ब्रेन क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है हाई ब्लड प्रेशर में। तो ये क्या हो जाएगी आपकी करेक्ट स्टेटमेंट। Given below are 4 statements regarding human blood circulatory system. Arteries are thick walled and have narrow lumen as compared to veins. Angina is acute chest pain when the blood circulation to the brain is reduced. Persons with blood group AB can donate blood to any person with any blood group under ABO system. Calcium ion plays a very important role in blood clotting. तो ये statement सही है। यहाँ पे calcium ions blood clotting में हम लोगों ने देखा था important role है। Arteries are thick walled एंड हैव नैरो ल्यूमेन एज कम्पेयर टू वेन्स, क्योंकि यहाँ पर मैम ने बताया था ट्यूनिका मीडिया लेयर जो कि वो थिक है, इसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा इनको झेलना है लेफ्ट वेंट्रिकल के पास में, तो ये थिक वॉल्ड है और नैरो ल्यूमेन है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ इज करेक्ट, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट। तो सर यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स थे और जितनी भी चीज़ें थे हमने अच्छे से डिफाइन कर दी। जितने भी हम लोग पैराग्राफ लेके आए थे अच्छे से डिफाइन कर दिए, और मेरे हिसाब से जो बच्चे ये सीरीज़ कर रहे होंगे उनको बहुत हेल्प मिल रही होगी, क्योंकि एक तो उनको इम्पॉर्टेंट मिल गया, बस उनको क्या करना है उसके अगल बगल। अगर हमने 2 डिजीजेज बताई हैं यहाँ पे, तो उनका क्या फ़र्ज़ बनता है, जितनी अदर डिजीजेज जैसे हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, बस वो पढ़ लें अगल बगल की, बस उनका काम पूरा। तो एनएलआई वर्सेस नीट 2021 हमारी टेस्ट सीरीज कितनी सिमिलर थी नीट के पेपर से। तो यहाँ देखो फिब्रिनोजेन टू फिब्रिन, यहाँ पे भी देखो फिब्रिनोजेन टू फिब्रिन, मतलब कैस्केड थ्योरी पे क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है हमारे पास एबी ब्लड ग्रुप, यूनिवर्सल रेसिपिएंट और एबीओ ब्लड ग्रुपिंग पे हमने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था। जिसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है तो किसके पास नहीं होता, एबी ब्लड ग्रुप के पास। नेक्स्ट है हमारे पास 2022 का, 2022 में कोगुलम ग्रेवयार्ड ऑफ इरिथ्रोसाइट, सेम टू सेम ग्रेवयार्ड ऑफ इरिथ्रोसाइट। उसके बाद सर हमने कैस्केड थ्योरी का क्वेश्चन यहाँ पे भी था, कैस्केड थ्योरी से एक स्टेटमेंट यहाँ पे उठा के भी पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट ग्लोबुलिन, स्टेरॉइड्स, थ्रोम्बिन, ग्लाइकोजन। तो यहाँ पे देखो सेम टू सेम, तुम्हें जब पता होगा कि थ्रोम्बिन किससे चेंज हो रहा है, थ्रोम्बिन किस पे वर्क करेगा जाके, तभी तो तुम उसका करेक्ट आंसर लगा पाओगे। नेक्स्ट है हमारे पास 2022 का ही क्वेश्चन है वॉल्स के बारे में, और उसके साथ साथ कि ब्लड कैसे मूव करता है, कार्डियक आउटपुट क्या होता है। तो ये देखिए सर, एवी नोड के बारे में भी हमने क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था। नेक्स्ट 2023 की बात करें तो यहाँ डायग्राम से हमने क्वेश्चन पूछ लिया था, उसने क्या कर दिया, मैचिंग में दे दिया। फिर उसके बाद बात करें WBC का, यहाँ पे पूछा गया तो WBC में भी क्या, बेसोफिल बेसोफिल बेसोफिल। तो इतने सारे क्वेश्चन सर पूछे गए थे जो कि हमारी टेस्ट सीरीज से सिमिलर थे। तो बच्चों आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा होगा और इससे आपको काफ़ी बेनिफिट भी होगा, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप तक पहुंचाने का हम लोगों का जो प्रयास है वो आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए, कमेंट करिए, और कहीं पे अगर ज़रूरत है तो वो भी बताइए। हम और हमारी टीम न्यू लाइट और डॉक्टर SP सिंह सर उसको कमी को ज़रूर पूरा करेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।